नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बीएसपी का प्लान उपचुनाव पर ध्यान। यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी जुटी हुई नजर आ रही है। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर मायावती ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यानी कि तैयारियों की शुरुआत मायावती ने लखनऊ में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उपचुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों और चुनाव में बसपा की रणनीति पर बात होने की चर्चा बताई जा रही है। बता दें कि यूपी में मायावती और उनकी पार्टी पिछले कुछ वक्त से मुश्किल के दौर से गुजर रही है और लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पिछले 10 साल में ये दूसरी बार हुआ है कि लोकसभा में मायावती का एक भी सांसद नहीं पहुंच सका है। तो उपचुनाव में अब जी जान लगाती हुई यानी कि तैयारियां शुरू कर दी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बैठक बुलाई है। हालांकि ये पहली बार ऐसा है कि उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कैंडिडेट उतारना चाह रही हैं। इसको लेकर के इस बैठक को बुलाया है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बैठक का मकसद साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से सभी पदाधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया है, मंडल जो प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया गया है, इसके साथ साथ तमाम में से जो कार्यकर्ता हैं जो जिला स्तर पर हैं उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। रणनीति साफ है कि उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है और कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार रही है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं, उसी तर्ज पर इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बार अपने कैंडिडेट उतारती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इसीलिए अपने सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ इस बैठक में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी कि कैसे 2027 की तैयारियाँ होंगी, किस तरीके से इस बार उपचुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में आज जो है चर्चा और मंथन करती हुई नजर आएंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार जो है उपचुनाव को लेकर के इस बार जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा जब उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जो है अपने कैंडिडेट उतारती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले कई चुनाव ऐसे देखे गए जिन चुनावों पर अब तक जो है ये नहीं कहा जा सकता था कि उपचुनाव में भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन बस अब से कुछ ही देर के बाद ये पार्टी में यहाँ पे जो बैठक का दौर होगा वो शुरू हो जाएगा। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, साथ साथ जो पार्टी के जो सतीश चंद्र मिश्रा महासचिव हैं पार्टी के वो भी मौजूद हैं। तो तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में आज जो है शामिल होने के लिए आए हुए हैं और साफ है कि जिस तरीके से आज की जो बैठक होगी वो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, की न्यूज़, लखनऊ। तो आज चूंकि ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में क्या कुछ रणनीति उपचुनाव को लेकर बनाई जाएगी, क्योंकि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो फिलहाल अब उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये बैठक इस लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक के जरिए पदाधिकारियों से मुलाकात और एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी उपचुनाव को देखते हुए। तो ये रणनीति फिलहाल कितनी कारगर सिद्ध होगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर बीएसपी का क्या कुछ प्लान होगा और ये प्लान उपचुनाव में कितना खरा सटीक साबित होगा ये भी, क्योंकि साख का सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। वीके शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र राजू हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आदेश शुक्ला जी हैं, एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर अरविंद सिंह से, बीजेपी प्रवक्ता से। डॉक्टर अरविंद सिंह जी, क्योंकि अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर बीजेपी भी तैयारियों में जुटी हुई है और बीएसपी की जो आज बैठक है पदाधिकारियों के साथ, इसे किस नजरिए से देखते हैं?
डॉक्टर अरविंद सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अरविंद सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं वीके शुक्ला जी का। वीके शुक्ला जी, आज उपचुनाव को लेकर जो मायावती हैं उन्होंने विशेष बैठक बुलाई है, इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? यह रणनीति कितनी सटीक साबित हो पाएगी क्या? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे हैं कि बीएसपी क्या कुछ कर रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी, सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ मैडम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, मेरी आवाज क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, सुन जी रहे हैं। तो देखिए, मायावती जी का एजेंडा क्या रहता है तो कोई समझ नहीं सकता, ना जान सकता है। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में या और चुनावों में कभी वो सक्रिय हो जाती हैं, कभी साइलेंट मोड पे आ जाती हैं। अब ये क्यों सक्रिय हो रही है, ये समझ में बात नहीं आ रही है। कौन सा इनका बिहाइंड द कर्टन कौन सा एजेंडा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो उपचुनाव है इसमें इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, और जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन को, उसी हिसाब से इसमें भी इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर रहेगा। चलिए, इंडिया गठबंधन जो है बढ़त की ओर रहेगा। और साथ ही चूंकि अरविंद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद सिंह जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अरविंद सिंह जी, चलिए, मुझे लग रहा है अरविंद जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुमताज, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र राजू जी भी जुड़े हुए हैं, आदेश शुक्ला जी भी। तो राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेते हैं राघवेंद्र राजू जी का। आपको आवाज मिल पा रही है क्या राघवेंद्र जी? मिल रही है जी। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मायावती की आज बैठक, और इसमें जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे इस बैठक में, क्योंकि एक्टिव मायावती सिर्फ चुनाव को लेकर नजर आती हैं और तब भी कोई खास धमाल नहीं हो पाता जी। क्या वजह रह जाती है, क्या कमी रह जाती है, क्यों ठोस रणनीति नहीं बन पाती, और बन भी पाती है तो वो उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाती? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है कि आज जो देश की स्थितियां हैं और प्रदेश के भी हालात हैं, किसान, नौजवान, बेरोजगार और तमाम ऐसे मूलभूत मुद्दे रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना का मुद्दा रहा हो, चाहे रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा रहा हो, चाहे वो नीट परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा रहा हो, कुछ ना कुछ मुद्दे रहे। और आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला लोकसभा चुनाव था और वर्तमान 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें उनका पिछली बार उनको मिले थे 49.98% वोट, लेकिन इस बार उनका प्रतिशत घटा, 41.37% मत उनको मिला। और ये 8.6 पॉइंट उनको जो कम मिला है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसमें 5 तो विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के थे, जो चुनाव लड़े और जीत करके लोकसभा में पहुंचे, और इसके बाद 3 ऐसे हैं जो भाजपा के हैं, और निश्चित तौर पर 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें एक निषाद पार्टी का विधायक है मिर्जापुर से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, जो भदोही से सांसद चुने गए हैं, और एक जो है इनका जो है खैर से विधायक हैं अनूप कुमार वाल्मीकि जी, हाथरस में जो खैर सीट है उससे वो भी संसद में पहुंच गए हाथरस से जी। तो ये भाजपा का एक मान लीजिए जो है गाजियाबाद में है, तो वो पहुंच गए। और समाजवादी पार्टी में भी एक करल है, करल में माननीय सपा सुप्रीमो खुद ही चुनाव जीते कन्नौज से आकर के लोकसभा। मिल्कीपुर वाले जो विधायक थे अवधेश जी, वो फैजाबाद से आके जीते। कुंदरकी में जो बर्क साहब जी थे, उनकी जगह उनका जो भतीजा था जो विधायक था कुंदरकी से संभल क्षेत्र में, तो वो वहां पर लोकसभा में पहुंच गया। और अम्बेडकर नगर की कटहरी में तमाम उतार चढ़ाव के बीच लालजी वर्मा वहां से लोकसभा चुनाव जीत गए। तो ये स्थितियां बन रही हैं जिनमें करीब 10 सीटों में 5 सीटों पर सपा थी, 3 पर भाजपा और 1 पर आरएलडी जो उनके चंदन चौहान जी हैं, मीरापुर जो है उस विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन जो स्थितियां मुझे लग रही हैं अभी ऊहापोह की स्थिति चल रही है।
बिल्कुल लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो भी निकल कर सामने आया उसके बाद मायावती की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी थी कि मायावती ने साफ तौर पर कहा कि जो दांव उन्होंने चला आजमाया वो उनका डिसीजन गलत था, अब उपचुनाव में खाता खोलने की तैयारी कर रही हैं। तो ये कितना इसको लेकर क्या ठोस रणनीति होगी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आदेश शुक्ला जी, मायावती की इस रणनीति को, इस बैठक को आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में खाता खोलने की पूरी तैयारी? देखिए, मायावती एक मंझी हुई राजनीति करती हैं और वो आज से नहीं कर रही, काफी लंबे समय से करती आ रही। इसीलिए मायावती के लिए हमेशा ये माना जाता है कि कभी न कभी वो कुछ न कुछ नया करती रहती है। पहले वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, चाहे वो सत्ता में रही हो तभी वो उपचुनाव नहीं लड़ा करती थी। अगर इस बार उन्होंने उपचुनाव लड़ने का सोचा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे उनकी रणनीति नहीं है। आने वाले समय में उनका उपचुनाव इसलिए वो तैयारी कर रही हैं कि आने वाले चुनाव यहाँ 2027 में होने वाले हैं और 27 के चुनाव को लेकर अगर वो अभी से प्लान नहीं बनाएंगी तो वो आगे कैसे सरवाइव कर पाएंगी। उनको भी पता है कि उनका एक विधायक आया था, इस बार सांसद नहीं आए। पिछली बार, हालांकि पिछली बार की लोकसभा में अगर देखा जाए तो उनको 10 सीटों का फायदा हुआ था। उसके 2014 में उनको 0 सीट मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि मायावती का बहुत ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया है कि मायावती से कोई नाराजगी रहती है। और कहीं ना कहीं मायावती और जब इन लोगों का कोलैबोरेशन हुआ था तो मायावती को 10 सीटें यहाँ पे आई थी। इस बार ये माना जा रहा था कि चुनाव में कुछ फेरबदल होंगे। जैसे कि इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि सभी लोग कह रहे थे कि बीजेपी विन सिचुएशन में है, विन सिचुएशन में है। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के आंकड़े कहीं ना कहीं फेल हो गए। वो एक अलग बात है, क्योंकि चुनाव जनता लड़ती है, जनता लड़ाती है, वो सबको पता है। इसीलिए मायावती अभी से, अगर आप मायावती को इसमें मत देखिए कि वो चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती को आप इस नजरिए से देखिए कि वो 2027 के लिए अभी से अपनी टीम को मजबूत करना शुरू कर रही है। अगर आप भाई देखिए, आप कहीं से भी सोच लीजिए कि समाजवादी पार्टी इस बार 2019 में जो चुनाव होंगे उसमें उसका कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है। लड़ाई पूरी कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रहेगी। अब जैसे इस समय की समाजवादी पार्टी की स्थिति है, 37 सीटें उनके पास हैं। 37 सीटों को अगर विधानसभा से डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग 185 सीटें होती हैं। 185 सीटें विधायकों की ये हो गई और अखिलेश यादव की पुरानी जीती हुई कम से कम 125 सीटें। इसमें से 12 लोग उनके चले गए, जो क्या कहते हैं, जैसे ओपी राजभर हो गए और 2-4 लोग चले गए, तब भी उनके पास 100 सीटें हैं। तो अगर मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश यादव की मेजोरिटी सरकार में है, अगर देखा जाए, इस तरीके से आकलन किया जाए। इसी तरीके से मायावती भी जो है अब कहीं ना कहीं अपने आप को देखिए, मायावती की अभी अब पता है मायावती को प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मायावती को प्रधानमंत्री बनना नहीं है, ऐसा कुछ होना नहीं है। तो उनके पास इधर 2.5 साल का जो समय बचा है, उनको एक खुल के बैटिंग करने का मौका मिल गया है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में और इंडिया गठबंधन जो हुआ है इससे सभी लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। भाई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई होती तो उनके लोग आपस में मैनिपुलेट हो गए होते, चीजें हो गई होती और चीजें अच्छी होती। अब सरकार तो बनी नहीं, सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो मायावती की जो ये उपचुनाव की बैठक है, इसको सिर्फ इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। अरविंद सिंह का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 0 में सिमटने वाली ये पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये दाव इस लिहाज से भी देखा जा सकता है, या तैयारी को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि अब जो है उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके उस झटके से उबरने की एक कोशिश है बहुजन समाजवादी पार्टी की। और यहाँ पर देखा जाए उपचुनाव में, जिस तरीके से अभी आदेश शुक्ला जी भी कह रहे थे कि भाई मेजोरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं अरविंद सिंह जी, इस उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम का आकलन भी आप लोगों ने किया बखूबी, कमियां कहाँ रह गई, क्या उन कमियों की भरपाई की जाएगी और किस तरीके की तैयारियां? पहले आप सभी को सादर प्रणाम। हमारी पार्टी उपचुनाव को लेकर के बेहद संवेदनशील है। लगातार हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर लेकर अपनी नेतृत्व खुद कर करके हर जगह जा करके, खासकर जैसे अभी आपने फैजाबाद की सीट देखी है, उसमें लगातार 2 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण कर चुके हैं और सब समीकरणों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे जो जीत 100% सुनिश्चित करें। और जो हमारी कमियां रही हैं, जैसे आपने कहा, उन कमियों को सुधारते हुए जहां कहीं हमारे कुछ मतदाता नाराज रह गए हैं, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करके हम इस बार इतनी मजबूती से आ रहे हैं कि जो ये समाजवादी वाले अपने आप को 37 पाके 7वें आसमान पे अभी बैठे हुए दिख रहे हैं, यही उपचुनाव, यही अखाड़ा आप देख लेना कि उनके यही जो भी अभी 7वें कॉन्फिडेंस आसमान पे हो जो गए था हैं, 400 पार का आंकड़ा तो लोकसभा चुनाव में भी था आप लोगों का कि 400 पार का लक्ष्य था। ठीक है अरविंद जी, वापसी करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक लेते हैं और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं क्योंकि अब यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो चुनावी शोर है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। उम्मीदवारों के साथ मुलाकात इस लिहाज से बेहद अहम, और क्या कुछ रणनीति होगी क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता का रुख करेंगे। वीके शुक्ला जी, अगर देखा जाए फूलपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने दावा ठोका है, ऐसे में अखिलेश यादव क्या इस बात के लिए राजी होंगे क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर एक मत होना बेहद जरूरी हो जाता है इंडिया गठबंधन में, तो कोई ऐतराज तो नहीं कि पता चले लोकसभा चुनाव में जैसी स्थिति देखने को मिली थी सीट बंटवारे को लेकर, यहाँ भी वही स्थितियां बनती हुई नजर आए? नहीं, मैं वही कहने जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में भी लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, सीटें नहीं तय हो रही हैं, लेकिन लास्ट में आपने देखा मिल करके कांग्रेस और सपा ने चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन ने, और उसमें सफलता मिली। ठीक है, अब वो सफलता जनता की वजह से ही मिली है। कुछ लोग अपना बड़बोलेपन में चाहे जो अपना कहते जाएं कि इस बार हम सीटें ज्यादा लाएंगे, कोई कुछ कहे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। रही बात इंडिया गठबंधन में, सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग बना करके ही लड़ेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं जबरदस्ती लड़ने लगेगा, क्योंकि लक्ष्य जैसे हमारा भी 27 है, हमारा 2027 लक्ष्य है, उस लक्ष्य तो ये उपचुनाव नहीं है, तो लेकिन ये उसकी एक बानगी हो जाएगी, इसमें कैसे किसको कितनी सीटें मिलती हैं, क्या स्थिति बनती, ये होगा। दूसरी बात आपको बताऊं, जैसे अभी मायावती जी की मीटिंग हो रही है या और मीटिंगें हो रही हैं, तो मायावती जी अगर आप देखिए जब तक ये यूपी में कंसंट्रेट करती थी तब तक तो इनकी यूपी में स्थिति ठीक थी, लेकिन अब ये पूरे देश में इधर उधर सब जा रही हैं और वो इनका एक वो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके पीछे और कुछ नहीं है। वहां भी सफलता नहीं मिलती और यूपी में भी स्थिति क्या हो गई है सबको पता है। ये चुनाव में भी जो अभी अभी से शुरू हो गया है, राजनीतिक पार्टी का होता है अगर चुनावी लिहाज से देखा जाए। हाँ, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी के लिए काम करे तब तो ठीक है। जब राजनीतिक पार्टियां, हमने आपसे कहा कि उनका एजेंडा जनता के सामने कुछ दिखाई पड़ता है, बिहाइंड कर्टेन वो एजेंडा और कुछ होता है जो बाद में सबको समझ में आ जाता है। तो ये चुनाव आप देखिएगा, ये जैसे पार्लियामेंट में लड़ा गया है वैसे इसका रिजल्ट होगा, उसी तर्ज पे चुनाव होगा। और इंडिया गठबंधन आपस में, अभी इंडिया गठबंधन का लक्ष्य और आगे का है, इसलिए उसमें कोई सोचे कि इसमें इनका सीटों का एडजस्टमेंट नहीं होगा, नहीं आपस में बात, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मकसद ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम 10 की 10 या जितनी सीटें सब जीतेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि हम सबसे ज्यादा सीटें इसमें जीतें।
चलिए, इंडिया गठबंधन जीत का दावा लक्ष्य है। इंडिया गठबंधन जैसे लोकसभा चुनाव की जो रणनीति थी उसी लिहाज से हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आदेश शुक्ला जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र, राजू जी, क्योंकि इस बार यूपी विधानसभा उपचुनाव का अगर जिक्र करें, जिस तरीके की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की या अन्य पार्टियों की, किन सीटों पर लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चुनौती है? ये कौन सी सीट ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है? राघवेंद्र जी अनम्यूट करिएगा। हाँ, बहुत सारे चेहरों पर ये डिपेंड करेगा। अभी जो रणनीति चल रही है, जहां तक मैंने एक प्रेस के हमारे मीडिया के लोगों ने मुझे बताया कि 3 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस अपना दावा करने जा रही है। एक ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, अखिलेश जी और राहुल जी की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाले परिणाम आए और जिस तरीके से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, और उनके सहयोगी जो दल थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का दल हो, राजभर पार्टी का, चाहे वो जो है अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस का हो, चाहे वो जो है निषाद पार्टी का हो, इन दलों का जो जातीय आधार पर राजनीति कर रहे थे, इनका जनाधार कहीं ना कहीं एकदम जनाधार वहीन हो गए। आपने देखा होगा ये सारे लोग मुखर होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से घेरते हैं, जिस तरीके से टीका टिप्पणी होती है, तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अनुशासन की भी है। और जो मैं देख रहा हूं कि अभी ये तय नहीं, अभी कुछ लोग लगे हैं कि जाटलैंड में संजू बालियान जी को जो हार गए हैं, उनको किसी तरीके से वहां आरएलडी को मनाया जाए। आरएलडी को जो है उस सीट पर, जो आरएलडी की सीट है बिजनौर के पास मीरापुर की, वहां से संजू बालियान जी को लड़ा दिया जाए, और यहाँ पर जो है कुदरकी में जो मुरादाबाद के पास है, हालांकि इस पर बहुत लंबे समय से सपा का कब्जा रहा है कुदरकी वाली सीट पर, और एक मुस्लिम की बड़ी आबादी उस पर है, और यहाँ पर एक बार चेतन चौहान के भाई जीते थे चुनाव, और अभी उनके चेतन चौहान के भतीजे अनुज चौहान जी ने एक बड़ी दावेदारी वहां पर की है। एक छत्र कानून में आए, और छत्रियों की नाराजगी को भी मनाना एक बीजेपी के लिए बड़ा, क्योंकि अगले वर्ग का जो तबका था, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब भाजपा मुख्यालय पर उनसे रिपोर्ट मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सर्वाधिक नुकसान हमको जो हमारा कोर वोट बैंकिंग, फ्लोर वोट बैंकिंग कहा जाता राजपूतों को, तो राजपूतों की नाराजगी भी बहुत बड़ी, जो बड़ी बड़ी छत्री महापंचायतें हुई, और जो सबसे बड़े किसान नेता के रूप में टिकैत के बाद थे भारतीय किसान यूनियन के माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खुल करके कांग्रेस का समर्थन कर दिए। तो ये बड़ा पेचीदे जो स्थितियां बनी है कुर्सी पाने और अवसर बाध्यता की दौर में। आज अगर इन चेहरों की जो लड़ाई चल रही है, अगर चेहरों पर, करल पे तो देखिए बहुत साफ है, करल की सीट में मैं नहीं समझता हूँ बहुत आसान है, वो सपा की अपनी एक परंपरागत सीट है। क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। करहल हुआ, 3 सीटें ऐसी हैं, कुंदरकी हुआ, मिल्कीपुर विधानसभा सीट हुआ, जहां पर एक कड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। आदेश शुक्ला जी आपका रुख करेंगे, क्योंकि करहल में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। देखिए, सीधी सी बात है, करहल सीट पुरानी समाजवादी पार्टी की पैतृक सीट मानी जाती है। इससे पहले भी वहां पे आपने देखा होगा कि अखिलेश जी वहां से रहे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। फिर वो उसके बाद विधानसभा में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा किया, उसके बाद वो वहां से, अब जाहिर सी बात है वो सीट अगर छोड़ी जाएगी तो अखिलेश यादव का इतना प्रभाव है कि वो सीट पे कुछ सोचना नहीं है, वो सीट उनकी अपने आप निकल जाएगी। वो जिसको भी दे देंगे वहां से, वो किसी कार्यकर्ता को दे या किसी को या किसी अपने परिवार में दे या किसी आप XYZ किसी को भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सीट उनकी निकली हुई है। लड़ाई 9 सीटों पे रहेगी। और अगर मायावती ने, जिसपे हम लोग अभी बहस पे, आज हम लोग की जो बहस थी, चर्चा थी, वो ये थी कि बीएसपी जो है आज जो तैयारी कर रही है, बीएसपी इसीलिए तैयारी कर रही है कि वो इस चुनाव में कुछ अपने आप को बूस्टिंग चाहती है, जिससे वो बूस्टिंग करने के बाद, अगर बीएसपी का सीधा सीधा मकसद ये है कि 1 या 2 विधानसभा के उपचुनाव में वो किसी तरीके से अपनी आमद दर्ज करा ले जाए। अगर वो जीत जाती है तो उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन भी रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई इंडिया गठबंधन एक तरफ होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ होगी। बिल्कुल। और क्या कहते हैं,
लड़ाई बीजेपी से होगी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो सारी कुछ चीजें बीजेपी को ही मिल जाएंगी या बस तो उसको मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं मायावती, अब अगर मायावती, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि मायावती 2.5 साल पहले जीतती, बिल्कुल। इससे पहले भी उपचुनाव होते रहे हैं, कभी वो उपचुनाव लड़ती नहीं थी। अब उनको लग रहा है कि अब देखिए मायावती के पास भी उतना कम, बहुत ज्यादा समय नहीं है कि वो भी चाहती है ना कि अब 2.5 साल बाद जो चुनाव हो उसमें वो भी तो अपने आप को एक सीएम फेस देखती है ना, वही उनकी गिनती तो होती है ना कहीं सीएम में, सीएम में बिल्कुल 3 फेस की गिनती उपचुनाव, होती विधानसभा उपचुनाव है। जीतने का दोबारा इंडिया से वो गठबंधन में, इंडिया रिकॉर्ड भी तो गठबंधन में दोहराना है राहुल गांधी बीएसपी को को। तो यहाँ का बिल्कुल। सीएम बनना नहीं है, राहुल गांधी को तो यहाँ का सीएम बनना नहीं है। कांग्रेस में, कांग्रेस की जितनी सीटें आएंगी या कोलैबोरेशन होगा, जो भी होगा वो एक अलग बात है। तो लड़ाई 3 लोग में होगी ना, आपके टीवी के फ्रेम में 3 ही लोग चलेंगे कल को, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अखिलेश यादव चलेंगे, योगी आदित्यनाथ चलेंगे, मायावती चलेंगी, आपका टीवी का फ्रेम कल को यही चलाएगा ना। हाँ तो बिल्कुल। सीधी सी बात है, अब मायावती उसकी तैयारी कर रही है, तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि मायावती किस हद तक वहां जाती हैं और कितना उनको बेनिफिट होता है। अभी ऐसा नहीं कि मायावती उपचुनाव खाली यूपी में ही लड़ेंगी, आप ये देख लीजिएगा वो अन्य राज्यों में भी, जैसे अभी कहा कि मायावती का हमेशा से रहा है कि वो अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाए रखे हुए हैं। आप देखिए बहुत सी पार्टियां नेशनल पार्टी नहीं हो पाती हैं, लेकिन मायावती का अगर आप देखिए तो राजस्थान में भी एक विधायक होता है और गुजरात में भी एक विधायक है, आप उसको नकार नहीं सकते। ठीक है, समय एक जैसा होता है, किसी का समय कैसा होता है, किसी एक समय था मायावती का फुल फ्लैश बिल्कुल गवर्नमेंट बनाई थी बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं कि वक्त वक्त मायावती की की बात तारीफ है। कर, लेकिन मैं बिल्कुल। ये कह रहा हूं कि मायावती एक मंझी हुई राजनीतिक खिलाड़ी हैं, और ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि मायावती का बहुत टाइम हो गया, वो बहुत टाइम सत्ता से बाहर हैं। वो कब कौन सी चाल चलेंगी और कब वो जो है आपको दिल्ली में भी दिखाई दे जाएंगी, इसकी कोई रणनीति कहीं है नहीं। बिल्कुल मायावती बिल्कुल। कैसे क्या हो जाएंगी ये कोई हमारे नहीं साथ जानता। बीजेपी प्रवक्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहे फ्रेम में, वीके शुक्ला जी हैं, क्योंकि अगर बीजेपी प्रवक्ता जुड़े होते तो जरूर पूछते कि भाई इस बार कुंदर की जो विधानसभा सीट को लेकर क्या यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और साथ ही वीके शुक्ला जी, चलते चलते आपसे जान लेते हैं कि भाई इस बार कैंडिडेट को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी इंडिया गठबंधन की, क्योंकि चुनौती बड़ी है, और अगर बीएसपी अपने कैंडिडेट उतारती है तो किस तरीके से आप देखते हैं। हाँ देखिए, बीएसपी तो कैंडिडेट ऐसा उतारेगी, मुझे लगता है कि उसका लक्ष्य जीतने के लिए कम होगा, किसी को डैमेज करने के लिए ज्यादा होगा। जो अभी शुक्ला जी कह रहे थे, आदेश शुक्ला जी, मैं उस पर कह रहा हूं कि अगर वो ईमानदारी से लड़े तो बात अलग हो जाएगी। ईमानदारी से कहना, अभी तक पिछले जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें तो नहीं देखा गया कि कहीं बहुत ईमानदारी से लड़ी हैं। और इसमें भी उसके पीछे एजेंडा किसी का कुछ हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन आपस में सभी सीटों पे वही कैंडिडेट उतारेगी जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, वो लेकर के ही निर्णय करेंगे। और आप देखिएगा, इसका अभी से पहले से, चाहे मीडिया कहे या नेता कहे, चाहे जिस पार्टी के, लेकिन वो चीजें एकदम सही नहीं उतरती हैं। लेकिन लक्ष्य सबका यही होता है, ये तो यही देखना भी इंडिया दिलचस्प गठबंधन होगा इस बार की क्या कुछ एजेंडा रहेगा, किस आधार पर जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी मैदान में कैंडिडेट को उतारेंगे, टिकट देंगे। क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि अब यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बैठक कर रही हैं पदाधिकारियों के साथ, उम्मीदवारों के साथ। इस उपचुनाव को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार काफी चुनौतीपूर्ण है रहा, और इस राह को कैसे आसान बनाएंगी राजनीतिक पार्टियां, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।